अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम PSC 401 के लेसन नंबर 2 को देखेंगे, जिसमें हमें आज पढ़ना है वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ और नॉट। कि वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है या नहीं है, इसके बारे में हम आज जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें आपके ज़्यादातर इतने लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं होंगे, शॉर्ट एंड क्विजेज हो सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगी, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें यहाँ पे जो है वो बताई गई हैं कि इंटरनेशनल लॉ कैसे लॉ है और कैसे नहीं है। जो भी मिसकंसेप्शन है वहाँ पे यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्लियर की गई है। ठीक है, सो इसलिए जो है वो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा और इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी देखिएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ क्या वाकई लॉ है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ का मतलब हम समझते हैं कि लॉ क्या चीज़ होती है। देखिए, लॉ जो है वो रूल्स हैं जो गवर्नमेंट या गवर्निंग अथॉरिटी बनाती है ताकि सोसाइटी में ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहे। ठीक है, अब देखिए, हर सोवरेन स्टेट के पास जो है वो 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, याद रखना है वो कौन कौन से होते हैं। लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेगिस्लेचर क्या होता है? जो लाज बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या चीज़ होती है? जो लाज इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशरी क्या होता है? जो लाज को इंटरप्रेट और इन्फोर्स करती है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की वजह से डोमेस्टिक लॉ जैसे पाकिस्तान कोड और सिविल मेजर एक्ट्स क्लियर और इन्फोर्सेबल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ कंट्रीज़ के दरमियान रूल्स और एग्रीमेंट्स डिफाइन करता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये 3 ऑर्गन्स एग्जिस्ट नहीं करता। कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं, इसका मानना ये है कि कोई भी वर्ल्ड जो है वो गवर्नमेंट नहीं। इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म वीक है और वायलेशन पर जो है वो स्ट्रिक्ट सैंक्शंस नहीं होते। इस वजह से कुछ लोग और स्कॉलर्स सोचते हैं कि इंटरनेशनल लॉ असली लॉ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन ऑस्टन जो एक पॉजिटिविस्ट था, कहता है कि लॉ जो है वो सिर्फ वही है जो सोवरेन के कमांड्स पर बेस्ड हो, और क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के पास सोवरेनिटी नहीं है, इसलिए ये उनके नज़दीक लॉ नहीं है। ठीक है, किसके नज़दीक? जॉन ऑस्टन के नज़दीक। लेकिन फिर भी कंट्रीज ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स जो है वो फॉलो करती हैं और इंटरनेशनल कोर्ट्स का सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये भी एक तरह का जो है बाइंडिंग लीगल सिस्टम। तो इंटरनेशनल लॉ पूरी तरह से डोमेस्टिक लॉ जैसे इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए एक ज़रूरी फ्रेमवर्क ये जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस पहले पैराग्राफ में से आपने ये याद रखना कि लॉ की डेफिनेशन, लॉ क्या चीज़ है? लॉ इज़ डिफाइंड एज रूल्स एस्टेब्लिश्ड बाय डैश। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और सोवरेन स्टेट्स की जो है वो कौन से 3 ऑर्गन्स है? कितने ऑर्गन्स है? 3 ऑर्गन्स है। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेगिस्लेचर और दूसरा जुडिशरी। ठीक है, ये याद रखना। डोमेस्टिक लॉ आपने जो है वो हाईलाइट किया, ये याद करना है। और जॉन ऑस्टन क्या था? एक पॉजिटिविस्ट था, और इसका क्या कहना था, ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्लियर हो गया? अब जो है हम आगे पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल लॉ वर्क्स जो है वो कैसे करता है, लाइक डोमेस्टिक लॉ के तौर पर। ठीक है, और मतलब कि ये जो है कैसे ये डोमेस्टिक लॉ के फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, देखिए, एक यहाँ पर जो है वो कॉमन मिसकंसेप्शन है कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि वर्ल्ड में जो है वो पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी नहीं है, इसलिए लॉ इन्फोर्स नहीं होता। लेकिन ये सही नहीं है। जो काम 3 ऑर्गन्स ऑफ अ स्टेट्स डोमेस्टिक लॉ में करते हैं, वही काम इंटरनेशनल लॉ ट्रीटीज़ और मल्टीलेटरल कन्वेंशंस के ज़रिए किया जाता है। ठीक है, एक ट्रीटी बनाने का प्रोसेस जो है वो डोमेस्टिक लॉ के लॉ बनाने के प्रोसेस से बिल्कुल सिमिलर है, सेम है। ठीक है, देखिए, निगोशिएशंस होती हैं। देखिए, पहला जो है ड्राफ्ट को निगोशिएट किया जाता है पहले। ठीक है, फिर जो है वो मल्टीपल रीडिंग्स होती हैं जहां स्टेट्स डिसाइड करती हैं कि कौन से क्लॉजेज इंक्लूड या डिलीट होंगे। फिर जो है वो एक्सपर्ट्स और जो है वो टेक्नोक्रेट्स भी अपनी एडवाइस देते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग कमिटीज़ और जो है वो एडहॉक कमिटीज़ का जो है काम होता है कि वो असेंबली के काम को एफिशिएंटली मैनेज करें और स्पेसिफिक इश्यूज एड्रेस करें। फिर जो है वो ड्राफ्ट फाइनलाइज होने के बाद ही ट्रीटी कंट्रीज़ के लिए ओपन होती हैं ताकि वो एक्सेशंस या जो है वो रेटिफिकेशंस कर सकें। तो ये जितना भी प्रोसेस है डोमेस्टिक लॉ के बिल के 3 रीडिंग्स और कमिटी स्टेजेस से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर बिल पास हो जाए पार्लियामेंट से तो वो लॉ बन जाता है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ भी रूल्स और प्रिंसिपल सेट करता है जो नेशंस के रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं और इफेक्टिवली इन्फोर्सेबल है। बस इसका जो है वो मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है डोमेस्टिक लॉ से। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन के इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक हो गया? तो ये यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है जो चीज़ है
एक तो ये कि 3 ऑर्गन्स जो हैं परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, सेम फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय वेरियस ट्रीटीज एंड मल्टीलेटरल कन्वेंशंस के थ्रू। और जो यहाँ पे जो है कि ये चीज़ समझ है कि देयर इज़ नो वर्ल्ड पार्लियामेंट, यहाँ पे जो कोई पार्लियामेंट नहीं है तो इसलिए ये ला नहीं है, ठीक है, इसलिए ये लोग समझते हैं। सो एक ये चीज़ याद रखनी, और एक ये चीज़ देखिए इंटरनेशनल लॉ जो है वो किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पर कंसिस्ट करता है। ये इंटरनेशनल लॉ की भी आपने ये लाइन याद कर लेनी है। इसके नीचे आपके पास एक लिखा हो कि ऑल दिस प्रोसेस, जितना भी जो लॉ को लॉ डिफाइन करने के लिए प्रोसेस होता है, जो चीज़ें बनती हैं, ठीक है, तो ऑल दिस प्रोसेस आर अंडरगो व्हाइल ड्राफ्टिंग अ डोमेस्टिक लॉ एज वेल, सच एज 3 रीडिंग्स ऑफ अ बिल विच इंक्लूड्स द कमिटी स्टेज एज वेल एंड इस, ये सारा आपने जो है वो अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, सेकेंड जो हमारी कन्फ्यूजन है वो क्या चीज़ है। देखिए इंटरनेशनल लॉ का इन्फोर्समेंट कैसे होता है, और ये मिसकंसेप्शन क्यों है कि इसके पास कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। देखिए डोमेस्टिक लॉ में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है कि लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज इम्प्लीमेंट करें, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्स नहीं होता क्योंकि कोई वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव या पुलिस नहीं है। लेकिन ये सही नहीं है। स्टेट्स को जो है वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल प्रेशर्स के ज़रिए इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है कि यासिर अरफात को यूनाइटेड नेशंस यूएन ने न्यूयॉर्क बुलाया था, लेकिन यूएस ने क्या किया, यूएस ने उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, और यूएन ने यानी यूनाइटेड नेशन ने यूएस के एक्ट को कंडेम किया, क्योंकि उस यूएस और यूएन के दरमियान एक पैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था जो कहता था कि जो भी यूएन के इनवाइट पर आता है उसे विज़िट अलाउ किया जाए, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी इन्फोर्समेंट के लिए एजेंसीज बनाती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है CTBTO। ये अच्छा अपने शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखना और इसका फुल फॉर्म भी याद करना है, कोई इसके वाले से भी शॉर्ट में भी ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CTBTO इम्प्लीमेंट करती है ट्रीटी उन स्टेट्स पर जो रेटिफाई कर चुके हैं, रेटिफाई मतलब एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। प्रोफेसर कैल्सन के मुताबिक भी ये था कि इंटरनेशनल लॉ के पास मशीनरी जो है वो फॉर इन्फोर्समेंट एग्जिस्ट करती है। यूएन चार्टर के अंडर भी सिस्टम डिज़ाइन किया गया है ताकि मेंबर स्टेट्स अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस रिस्पेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद जो है वो अगर ट्रीटीज़ वायलेट होती हैं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC एक्शन लेती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूएन की इन्फोर्समेंट पावर्स और ग्रो कर रही हैं इस तरह, ठीक है। तो ये जो है मिसकंसेप्शन कि इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्स नहीं होता, बिल्कुल गलत है। इंटरनेशनल लॉ डिफरेंट मैकेनिज्म्स के ज़रिए इन्फोर्स किया जाता है, बस डोमेस्टिक लॉ से थोड़ा सा ये डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें से जो चीज़ें आपने याद करनी है, ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, द सेकंड कन्फ्यूजन कौन सी है, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इन इंटरनेशनल लॉ और अंडर द डोमेस्टिक लॉ में क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें याद रखनी है। और कौन सा जो है वो US गया था, यासिर अरफात गए थे, यूनाइटेड नेशंस ने न्यूयॉर्क में उनको बुलाया था, ये चीज़ याद रखनी। लेकिन फिर किसने रिजेक्ट किया था, US ने रिजेक्ट कर दिया था। ये थोड़ी सी एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ सारी याद रखनी है। और कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन याद करना है, और प्रोफेसर कैल्सन के मुताबिक क्या चीज़ है ये याद रखना है, और UNSC का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है। ये आपके इतने लोग के या हिसाब से नहीं है, बट शॉर्ट और MCQs के हवाले से ये और आपका पॉइंट है, ये चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, द थर्ड डिबेट रिगार्डिंग इंटरनेशनल लॉ इज़ दैट देयर इज़ नो इंटरनेशनल जुडिशियल फॉर्म कंट्रोलिंग एंड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। डोमेस्टिक लॉ में एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम होता है जो डिस्प्यूट सॉल्व करता है। लोग सोचते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में ये सिस्टम नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में भी जुडिशियल मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट आए तो ट्रीटी में क्लियरली जो है वो डिफाइंड मैकेनिज्म है जो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। फिर इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ जाता है, ICJ, UN के फ्रेमवर्क में बना हुआ कोर्ट जो स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट्स हेयर और रिजॉल्व करता है अगर दोनों स्टेट्स एग्री करें। इसके बाद ICJ डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर सकता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के रेफरेंस से भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ के पास जुडिशरी के रूल भी हैं, बस डोमेस्टिक लॉ से थोड़ा डिफरेंट स्कोप और जो है वो जुरिस्डिक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि इंटरनेशनल लॉ में 3 ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं,
जो है लेजिस्लेचर ट्रीटीज़ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव इन्फोर्समेंट में एजेंसीज़ वाला काम है, और जुडिशरी आईसीजे और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसलिए ये मिसकंसेप्शन के इंटरनेशनल लॉ नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। डोमेस्टिक लॉ को स्टैंडर्ड नहीं बनाना चाहिए इंटरनेशनल लॉ को जज करने के लिए, क्योंकि दोनों का नेचर और जो है वो पर्पज़ फंडामेंटली अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ भी एक लॉ है जो नेशंस के दरमियान रिलेशंस रेगुलेट करता है और इसके पास प्रॉपर फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपने जो है ये चीज़ें याद रखनी है जो हाईलाइटेड है, कि जो थर्ड जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देर इज़ नो इंटरनेशनल जुडिशियल फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और जो डिस्प्यूट्स होते हैं किन के दरमियान होते हैं, स्टेट्स एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक लॉ के दरमियान होती हैं। और यहाँ पे वेरियस एग्जांपल हैं वैसे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक एग्जांपल इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान की ये वाली चीज़, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आईसीजी के, ठीक है। और यूएनजीए की शॉर्ट और फुल फॉर्म याद रखनी है, इसका स्कोप क्या है ये याद रखना है। और ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ अ स्टेट कौन कौन से हैं ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो है लेक्चर कंप्लीट हो जाता है सेकंड। तो आई होप सो आपको चीज़ें भी क्लियर हुई होंगी, और आपको जो है वो शॉर्ट और क्विज़ के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी आपको पता चल गई होंगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।